जिम में कभी हेल्पर का काम करते थे। एक टाइम ऐसा था कि बॉडी इतनी लीन थी कि ढंग के कपड़े नहीं लगते थे और किसी भी पार्टी में जाने से हेजिटेट करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। 10 बार से ज्यादा अलग अलग मंचों के ऊपर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले आज लोग उन्हें प्यार से 130 किलो का मस्कुलर सांड भी कहते हैं। 8 बाय 8 फुट के एक छोटे से कमरे से निकलकर मिस्टर यूनिवर्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने तक की कहानी। जी हां, हम स्वागत करते हैं विनय कुमार महला जी का। वो मिस्टर यूनिवर्स बनने तक का जो सफर रहा, वो सफर कैसा रहा आपका? सबसे पहले अपने गुरु, अपने सर सुरेश कुमार जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ जी 400 रुपीज में सर के पास लगा था। तो मेरे को 400 रुपये मिलते थे जिम में साफ सफाई करने के। 400 रुपये मिलते थे 1 मंथ के। 1 मंथ के, ओके। तो मैंने सर से बोला सर आप पैसे मत दो, मेरे को इसका प्रोटीन वगैरह प्रोटीन दे दो। तो सर ने फिर बोला अरे भाई तू पैसे ले ले, प्रोटीन भी ले लियो। आज का जो यूथ है कि अल्कोहल की तरफ, टोबैकोस की तरफ और इन चीजों की तरफ है। जब आप भी बढ़ रहे होंगे तो आपके भी आस पड़ोस में दोस्तों का माहौल ऐसा जरूर रहा होगा। तो हम ऐसे ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो फ्राइड चिकन था बीच में और बियर वगैरह लेके बैठे हुए थे वो। तो खुशबू ऐसी आ रही थी तो मैं रोक नहीं पाया। तो मैंने उसमें से सीधा एक पीस उठाया। तो मेरे एक फ्रेंड ने उसको मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उसने मेरे से बोला अरे भाई तू ये क्या कर रहा है? मैंने यार मैं खाऊंगा नहीं। उसने बोला खाएगा जब बियर पिएगा। बॉडी फिजिक के लिए आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। जी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था। अगर कहीं हवा तेज चले तो बोलते थे भाई कुछ पकड़ ले नहीं तो नहीं तो उड़ जाएगा। कोई आज हवा का आप तूफान चलाओ, उड़ा के दिखा दो आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चाय के साथ दिल की बात के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाय के साथ दिल की बात में हम बात करते हैं उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगियां और जिनकी लाइफ की स्टोरीज आपके हमारे सबके दिलों को छू जाती हैं। और चाय जैसे कि हिंदुस्तान के हर घर का हिस्सा है। आपके हमारे न जाने कितनी यादें, कितनी बातें ऐसी हैं जो चाय के साथ हम हर पल अपने दोस्तों, साथियों और परिवार के लोगों के साथ बांटते हैं। ऐसे ही हमारी कोशिश है कि इस चाय के साथ दिल की बात में हमारे साथ जो खास मेहमान आए उनके साथ उनके दिल की बातें, उनके दिल से और ज़िंदगी से जुड़ी बातें आपके, हमके, हमारे सबके साथ साझा करें और उनके साथ स्टोरी, उनकी जर्नी को आप लोगों के साथ बांटकर कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी की जो इंस्पायरिंग स्टोरी हम सबको भी प्रेरित कर सके और जीवन जीने के कुछ गुण हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकें। तो दोस्तों, आज के इस खास पॉडकास्ट में चाय के साथ दिल की बात में हमारे साथ जो खास मेहमान है, ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। कहते हैं जीवन के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जीवन खुद अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट के अंदर जो विशेष मेहमान है, एक छोटे से घर में एक 8 फुट बाय 8 फुट के कमरे से जिनकी ज़िंदगी की स्टोरी शुरू होती है और वो मिस्टर इंडिया बनने से लेकर मिस्टर यूनिवर्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने तक जाती है। जी हाँ दोस्तों, वी वांट टू प्राउडली वेलकम नन अदर देन विनय कुमार महला जी। विनय जी, बहुत बहुत दिल से बहुत अभिनंदन और स्वागत आज हमारा पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय जी, थैंक यू। विनय जी, बहुत से लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं कि जिनकी स्टोरी से आप इंस्पायर होते हैं और लगता है कि यार इनकी स्टोरी आपको प्रेरणा देने वाली है, जो जीवन में आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। और ज़िंदगी में चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आएँ, कितनी भी चैलेंजेस आएँ, सो यू फील मोटिवेटेड ऑल द टाइम उनकी स्टोरी को देखकर। शायद अगर मैं कहूँ कि बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहूँ तो मुझे लगता है कि जो आपकी स्टोरी है, आपके, हमारे, मेरे और न जाने कितने जो यूथ हैं आज इंडिया में, लोग जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मैं सबसे पहला विनय जी जानना चाहूँगा कि आपकी एक छोटे से घर से, एक छोटे से 8 फुट बाय 8 फुट के कमरे से जो स्टोरी शुरू होती है, वो मिस्टर यूनिवर्स बनने तक का जो सफ़र रहा, वो सफ़र कैसा रहा आपका? सर वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। वो टाइम पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रही। मैं 12 साल का था जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे वो टाइम पे। और जब मेरे फादर थे वो टाइम, तो मैंने बस 1 मंथ के लिए जिम ज्वाइन किया था जी। तो मैं सबसे पहले से अपने चाय के जब बात पर मैं सबसे पहले अपने गुरु, अपने सर सुरेश कुमार जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ जी
विनय जी, आज मुझे लगता है कि आज आपके जो गुरु भी देख पा रहे हैं, आज आप जो आपकी आंखों में एक खुशी के आंसू कहेंगे, जो भावनात्मक पल है, जो इमोशनल फीलिंग जो आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है योर गुरु वो भी प्राउड फील कर रहे होंगे कि आज उनका शिष्य जिन्होंने उसका हाथ थामा था एक समय पे, आज वो इस तरह से दुनिया में जाकर, विश्व में जाकर भारत का झंडा फहरा रहा है। और हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग जो ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहता है, चाहे कितनी एडवर्स सिचुएशंस हो। सो वी फील रियली डिलाइटेड टू हैव यू। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके जो इमोशंस हैं विनय जी, कि किस इमोशंस आप फील कर रहे होंगे। एंड वी जेन्युइनली फील प्राउड टू हैव यू, वी जेन्युइनली फील प्राउड टू हैव यू विनय जी हियर। और मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट का जो माहौल है, आपके गुरुजी जब देख रहे होंगे तो मुझे लगता है वो भी इस बात को देखकर इमोशनल होंगे कि आज के टाइम में ऐसे शिष्य भी जो गुरु का नाम लेने से भावुक हो जाते हैं। सो इट्स अ प्राउड फीलिंग कि ऐसे शिष्य और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने गुरु का नाम लेने से उस चीज़ों को याद करते हैं कि किस समय में आपके गुरु ने आपका हाथ थामा। तो मैं चाहूँगा कि अपनी स्टोरी के लिए हम सब उसके लिए वी आर वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट स्टोरी। जी हाँ सर, उसमें मेरे सबसे बड़ा हाथ जो मेरे सर का है। जी तो वो टाइम पे मैंने सिर्फ 1 मंथ का ही फीस उनको पे किया था। तो उसके बाद मैं फीस पे नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। जी तो 2 महीने के बाद मुझे सर मिले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या बात है बेटा, तो जिम नहीं आ रहा। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात हो गई थी, तो मैं नहीं आ पाया, फिर फीस के लिए पैसे नहीं थे। सर ने जब मेरे से कहा था कि कोई बात नहीं, फीस तो आती रहेगी, तो जिम आप बात करेंगे। तो फिर मैं उसी दिन शाम को सर के पास गया था। तो सर ने बोला फीस की कोई बात नहीं, तो अपना एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी तो पैसों की कोई बात नहीं सर, उनके साथ उन्होंने बस देखा कि भाई लड़का मेहनत कर सकता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनके साथ जुड़ना शुरू किया। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर सर से धीरे धीरे सप्लीमेंट्स वगैरह, प्रोटीन, मैं 42 kg का था जब। जी हाँ, और फिर उनके साथ रहकर खाना पीना, उन्होंने मतलब हर चीज़ से मुझे सपोर्ट किया है। जैसे कि जब मुझे बाप की ज़रूरत थी तो उन्होंने मेरे को पकड़ा है। तो आज हम देख पा रहे हैं कि एक 42 केजी का लड़का आज किस तरह से मिस्टर यूनिवर्स बना है। तो मुझे लगता है इट्स एन अनबिलीवेबल स्टोरी। तो मैं चाहूँगा विनय जी कि थोड़ा सा आप इलाबरेट करिए कि जो इनिशियल आपका फेसेस रहे, कि आपके गुरुजी का, जैसे आपने बताया कि जो इनिशियल टफेस्ट पीरियड था जब आपके फादर की डेथ हुई, तो उस टाइम पे आपकी, क्योंकि फाइनेंशियल परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम पे उन गुरु ने किया। लेकिन धीरे धीरे किस तरह से आपको जो गाइडेंस मिली और जो आपने जिस तरह से compete करना शुरू किया, तो वो जो टोटल जर्नी रही आपकी वहाँ से लेके मिस्टर यूनिवर्स बनने तक की, वो जर्नी मैं चाहूँगा कि हमारे जो यूथ है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जीवन में करना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए आप। जी सर। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने उनके साथ रहकर उनके साथ जिम को संभालना स्टार्ट किया। जी और उनके साथ रहकर फिर सर ने बोला कि बेटा तू मेहनत अच्छी कर रहा है। तो सर ने फिर मेरे को कुछ प्रोटीन वगैरह स्टार्ट कराए थे। तो मैंने अपना फर्स्ट जो चैम्पियनशिप में विन किया था, YMCA गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं ओके 2007 में। जी तो 2007 से मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी तो बस इसी तरीके से फिर हमने स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर बस गाड़ी चलती चली गई। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ रहा है हमारे सर का, मैं इस टाइम तो उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है उनको ये बयान करने के लिए कि शुक्रिया शब्द उनके लिए बहुत छोटा होगा कि आज जो कुछ भी हूँ, मैं आपके साथ भी बैठा हूँ तो उन्हीं की वजह से बैठा हूँ। विनय जी, नॉर्मली कहते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग जब आप करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग में इनिशियली कोई बहुत पैसा नहीं है। और जैसे आपने बताया कि आपके फादर की इनिशियल जो स्टेज थी, तो उनकी इनिशियल जब आप थोड़े यंग थे तो आपकी उनकी डेथ हुई उस टाइम पे, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहा, तो उस टाइम आपने बॉडी बिल्ड, जैसे आपने बताया कि आपके गुरुजी ने आपको सपोर्ट किया, तो जो फैमिली के अंदर जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस रहा उसको मैनेज करना और साथ ही साथ अपने लिए इन चीज़ों को मैनेज, वो मैनेजमेंट किस तरह किया कि गुरुजी के अलावा भी परिवार की उसमें कितनी सपोर्ट रही, जो बाकी जो मेंबर्स थे, और किस तरह से आपने वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको कैसे मैनेज किया आपने? उसमें एक मेरे जो सर के बाद जो मेरे सुपर हीरो रहे, मेरे बड़े भाई जी वीरेंद्र, उन्होंने कभी भी हमें काम करने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने बस ये बोला 2 चीज़ों से दूर रहो, एक नशेबाजी
और दूसरा लड़ाईबाजी। बाकी भाई काम मैं कर रहा हूँ, आप लोग गलत चीज़ें दो रहो। और वो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, उन्होंने बेलदारी करी है, मजदूरी करी है, और बेटे के लिए काम पे भी गए भैया मेरे, मगर उन्होंने कभी भी हमें, आज तक भी उन्होंने हमें काम के लिए नहीं बोला। तो आपके जो बड़े ब्रदर हैं, क्या वो भी बॉडी बिल्डिंग में या वो किसी और प्रोफेशन में? नहीं, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं सर, वो जॉब करते हैं। ओके ओके। तो उन्होंने जो बेसिकली जो आपकी पारिवारिक जिम्मेवारी है और आपको सपोर्ट करना, परिवार को फाइनेंशियल संभालना, और आपको पूरी उस बारे में सपोर्ट किया कि आप अपनी बॉडी बिल्डिंग पे और उस पर फोकस कीजिए और अपने करियर को उस तरफ बढ़ाइए। जी। एक समय विनय जी ऐसा भी था कि जो हमारी जानकारी है कि आपके पास, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन आपने बताई, तो शायद आपके पास ट्रैक सूट खरीदने के लिए भी जिम में जाने के लिए नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि देखिए बॉडी बिल्डिंग के अंदर कहते हैं कि जो प्रोटीन का जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो प्रोटीन इनटेक है। जी सर। तो जहाँ पर आपके पास ट्रैक सूट खरीदने के लिए भी उतनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो टफ थी, तो उस टाइम पे प्रोटीन के लिए क्या गुरुजी ने मदद किया? किस तरह से आपने वो जो कहा आपने बताया, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा शेयर करें अपना। ये बात रियल है कि जब हम ट्रैक सूट लेने के लिए जाते थे तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, इतने नहीं होते थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर कुछ कम कर लीजिए, बट आज वो टाइम है कि वो खुद स्पॉन्सर करते हैं हमें। स्पोर्ट्स सन के ट्रैक सूट उस टाइम पे बड़ी बात होती थी पहनना। आज मैं कहीं भी चैंपियनशिप खेलने के लिए जाता हूँ तो स्पोर्ट्स सन से मेरे को पूरा किट स्पोर्ट्स सन स्पॉन्सर करता है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसी के माध्यम से। और सर ने करी है मदद, सर ने इस तरीके से मेरे को ला के दिया। फिर मैंने जिम ट्रेनर का कोर्स किया सर के साथ। फिर सर ने मेरे को फिर हमने जिमों में ट्रेनिंग करानी स्टार्ट कराई। सुबह 6 बजे जाते थे, 12 बजे आते थे, फिर शाम को 4 बजे जाते थे, 10 बजे आते थे। तो इस तरीके से हमने अपने जो प्रोटीन सोर्सेज का ये हमारा इनकम सोर्स इस तरीके से बना था। तो इसमें विनय जी मैं चाहूँगा, जैसे इनिशियल स्टेज पे जब आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, तो आपका जो वर्कआउट रूटीन रहता था वो कितने घंटे का रहता था? उसको किस तरीके से आपने, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ से जिस तरह आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, आपकी वेट ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, तो वो चीज़ें आप उस हिसाब से अपना टाइमिंग्स को वर्कआउट टाइमिंग्स इंक्रीज करते हैं। तो वो इनिशियल फेज से लेके आपने वो किस तरह से उसको ओवरऑल जो चीज़ें हैं किस तरह से आपने उसको प्लान किया? हमारे को उस तरीके से हमें टाइम हमारे सर ने सेट किया था कि शाम को हमें जैसे 5 बजे जिम जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, तो सर ने कहा रेस्ट करने के बाद हम ना 3 बजे हमारा जिम ओपन होता था और 3 बजे हमारे गुरुजी जिम पर बैठे होते थे। तो हम 3 से 5 पूरा 2 से ढाई घंटा रख के शरीर को तोड़ते थे। मतलब ये लगा लो कि अगर लेग्स कर रहे हैं ना अगर हम, तो ये लगा के चलो कि आप हमें उठा के उस तरफ हमारे जो पार्टनर ट्रेनिंग करते उनको थे, रखना पड़ता था। और वेट इतना डालते थे, मैं 280 kg की स्क्वाट करता हूँ अभी भी, और लेग प्रेस पे भी हम जैसे 700 kg। तो सर बोलते थे कि इनके साथ तो सिर्फ वेट डालने और उतारने में बंदे की बॉडी बन जाएगी। सही। 280 की तो सोचना ही, मतलब अपने आप में सोचने में ही उसमें वेट लगता है, उठाने में तो सर। जी। तो मैं विनय जी इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जब आपने शुरू में जब वेट ट्रेनिंग करनी शुरू करी जिम के अंदर, तो क्योंकि अर्निंग नहीं थी, तो हमारे पास ऐसी भी जानकारी कि आपने एक हेल्पर के तौर पर भी उसी जिम के अंदर भी काम किया। तो किस तरह से आप ये मैनेज करते थे कि वो हेल्पर का काम भी करना, वेट ट्रेनिंग भी करना, और सारा इतने, जैसे आपने बताया, इतना टफ वर्कआउट रिजीम होता है कि आदमी की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती इतने वर्कआउट के बाद। सो वो कैसे आपने मैनेज किया? वो एक टाइम था जब सर के पास स्टार्ट किया था, तो मैं 400 रुपीज़ में सर के पास लगा था। तो मेरे को 400 रुपये मिलते थे जिम में साफ सफाई करने के। 400 रुपये मिलते थे 1 मंथ के। ओके। तो मैंने सर से बोला सर आप पैसे मत दो, तो मेरे को इसका प्रोटीन वगैरह प्रोटीन दे दो। तो सर ने फिर बोला अरे भाई तू पैसे ले ले, प्रोटीन भी ले लियो। और इस तरीके से मैंने अपने ये 400 रुपये पर मंथ से मैंने अपनी स्टार्टिंग किया था सर। 400 रुपये महीना में, मतलब मैं आज के यूथ को ये बताना चाहूँ कि 400 रुपये महीने के लिए एक लड़का जो पूरा महीना काम करने को तैयार था, सिर्फ इस बात के लिए कि वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने को मिल रही है और साथ में 400 रुपये भी मिल रहे हैं, और उसके लिए भी वो इस बात के लिए कमिटेड था कि वो भी प्रोटीन के लिए यूज़ करूँगा। तो मुझे लगता है विनय जी इससे ज़्यादा सीखने वाली हमारे सबके लिए क्या बात हो सकती है कि एक आज जहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर 50,000 रुपये भी कोई कमा रहा हो तो लोग सोचते हैं कि 50,000 रुपये भी कमा रहे हैं, हमारी नीड्स बहुत बड़ी हैं। तो एक हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने 400 रुपये महीने पे काम किया है,
सो हैट्स ऑफ टू यू विनय जी की मतलब Thank you, sir. इस तरह की बात मुझे लगता है कि सुन के ही ऐसा लगता है कि किस परिस्थिति में और किस कमिटमेंट के साथ आपने जो है ना अपने फ्यूचर के लिए प्लान किया। सो वी रियली फील इंस्पायर्ड अबाउट इट। मैं विनय जी एक चीज़ और मेरी जानकारी में है कि जब आपने इनिशियली, क्योंकि आपने बताया कि जब आप इनिशियली बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी तो आप बड़े लीन थे, बहुत थिन थे, मतलब आपकी हाइट क्योंकि ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी रही है, 6 फुट प्लीज 6 टॉल यू आर, तो आप शायद बहुत 40-45 kgs के आसपास के थे। तो कोई समय ऐसा भी रहा, मुझे जानकारी है कि जब आप कहीं बाहर जाते थे तो आपकी ड्रेसिंग के लिए, आपकी बॉडी फिजिक के लिए आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। जी, बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता था। अगर कहीं हवा तेज़ चले तो बोलते थे भाई कुछ पकड़ ले नहीं तो उड़ नहीं जाएगा। तो उड़ जाएगा। अच्छा, जी। अच्छा। कभी आज हवा के आप तूफान चलाओ, उड़ा के दिखा दो आप। आज तूफान भी चलाओ और उड़ा के दिखा वो दो आप। टाइम में भी कपड़ों का प्रॉब्लम होता था, आज के टाइम में भी कपड़ों का प्रॉब्लम होता है। जी। सर उस हमारे साइज के वो टाइम पे भी कपड़े नहीं मिलते थे, नहीं ज़्यादा मिलते। स्लिम थे। तो आज और कैसे मैनेज करते, कोई स्पेशल डिजाइनर है या कैसे आउटफिट नहीं सर, आज भी एक तरीके से लगा लीजिए कि अगर मैं ट्रैक सूट वगैरह भी लेता हूँ तो मेरे को स्पेशल साइज दे के बनवाना बनवाना पड़ता है? जी। शर्ट और ट्राउजर और ये जीन्स वगैरह भी मेरे साइज के नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी मैं स्पेशली बनवाता हूँ साइज देकर। तो जो उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम पे जब आप बहुत थिन थे तो क्या बस ये बोलते थे कि यार अपना ध्यान रख ले भैया तू इतना स्लिम है, या आप जैसे क्योंकि हमारी जानकारी थी कि आप कोई पार्टीज वगैरह पे जाना भी अवॉइड करते थे कि यार वो जाऊंगा तो मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे? नहीं सर, ये बात रियल है कि मैं पार्टियों में जाने से अवॉइड करता था, क्योंकि चले जाओ शादियों में पार्टियों में तो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हाथ काफ़ी, एक तो हमारे यहाँ पर जैसे हम देखते ना, एक तो 6 फुट का बंदा अगर वो वीक है, हाँ, अगर वो वीक है ना तो तो बहुत ही ज्यादा लंबा दिखता है, वो अलग से हाईलाइट होता है। अलग से हाईलाइट होता है। हाँ। मैं अगर फंक्शन में चला भी जाता हूँ तो मैं बैठा रहता हूँ, मैं उठता नहीं हूँ। तो कई बार जैसे देखते ना कि ये देख कितना बड़ा हो गया, देख दे ऐसे, तो कमेंट पास करते वो जो अच्छे नहीं लगते थे। और अब अगर आप जाके मान लो कहीं शादी या फंक्शन में जाते हो, उठ जाते हो तो कहते हैं भैया बैठ ही जाओ आप। हाँ, ये तो इतना है। मस्कुलर देख के लगता है कि बैठ ही जाओ सर आप। हाँ? इसमें भी एक बात मैं बोलना चाहूंगा। हमारे सर ने एक बार हमें एक बात बोली थी, एक बॉडी बिल्डर थे चैंपियनशिप में, तो मैंने उनसे कहा था सर इसकी बॉडी पे जो इसने टी शर्ट डाल रखा है सर, टी शर्ट बड़ा जबरदस्त लग रहा है इसके ऊपर, टी शर्ट बहुत अच्छा है। तो सर ने बोला बेटा टी शर्ट अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी अच्छी है इसलिए वो टी शर्ट अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बिल्कुल तो सही। मैंने वो टाइम ये सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, कि बॉडी ऐसी बनाओ कुछ भी पहनो अच्छा लगे, कुछ भी पहने जाए। सही जी सर, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो विनय जी, मैं अभी आपने हम बात कर रहे थे कि जब आपने इनिशियल फेजेस में किया तो जो आपका पहला कंपटीशन जो आपने विन किया था, जो पहला कंपटीशन विन किया, उसके बाद आपकी एक बॉडी बिल्डिंग की, जिसके बाद बोलते हैं ना कि आदमी के अंदर एक जुनून होता है कि नहीं मैंने जीता है तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंस रहा आपका जब आपने पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीता, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और उसके बाद किस तरह से आपने आगे के लिए तैयारी शुरू की? सर वो एक्सपीरियंस में बयान नहीं कर सकता, वो खुशी का मतलब बहुत ही अलग। एक ये मान के चलिए कि जैसे कि आज के टाइम में ना इतने ज़्यादा, देखो पता था कि ये वाली फ़िश खाओ वो वाली फ़िश खाओ, हम एग भी वो वाले यूज़ करते थे सर जो फूटे हुए होते थे, वो सस्ते मिलते थे। और हम आज के टाइम में बताते हैं एप्पल 150 रुपये किलो या वो है, हम एप्पल भी वो लेते थे कि इतना बड़ा एप्पल आता था सर, इतना बड़ा मान के चलिए, उसको आधा काटते थे तो उसमें वो इतना निकलता था, तो हम वो क्या करते थे, वो इकट्ठा ले लेते थे। जैसे कि मान के चलिए वो लोग एप्पल को फेंक देते थे जो, तो हम वो इकट्ठे ले लेते थे सर। और मेरी वो टाइम पे शादी नहीं हुई थी जब, तो मेरी मम्मी वो क्या करती उसको पूरा साफ करके ऐसे पूरा इकट्ठा करके वो एक जगह पे रख देती थी। तो वर्कआउट के बाद जैसे हम प्रोटीन सोर्स लेते हैं तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है जी। तो जब हमने वो उस तरीके से अपना कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से ऐड किया है कि महंगे एप्पल खरीदना उस टाइम में बस का नहीं था, तो चीज़ें महंगी थी, तो ऐसे बनाना वगैरह भी हमने, बनाना शेक भी हमने इसी तरीके से ही अपनी बॉडी को गेन किया सर, क्योंकि फ्रूट्स महंगे होते थे। बॉडी बिल्डिंग गेम महंगा है, मगर अगर आप सोच लो तो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में विनय जी क्या है कि आज के टाइम में और जिस टाइम से आपने बॉडी बिल्डिंग, अभी तो देखो इतनी टेक्निक्स आ गई, बहुत कुछ चीज़ें इतनी रिफाइन हो गई हैं, जिसकी वजह से जिन चीज़ों को फॉलो करके, मतलब आपने, क्योंकि आपकी बिल्कुल नेचुरल डाइट रही है, आपने नेचुरल डाइट रही। और एक सवाल मैं और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें विनय जी जानना चाहूँगा, आज का जो यूथ है, जो यूथ मतलब जिनका माइंड, अगर हम ये बात करें
कि अल्कोहल की तरफ, टोबैकोस की तरफ और इन चीज़ों की तरफ है। जब आप भी बढ़ रहे होंगे तो आपके भी आस पड़ोस में दोस्तों का माहौल ऐसा ज़रूर रहा होगा कि भाई जो आपको इस बात के लिए इंक्लाइन करते होंगे कि बॉडी बिल्डिंग तो है ही है कि भैया तू कभी कभी हमारे साथ अल्कोहल कंज्यूम कर लीजिए या टोबैको कंज्यूम कर लीजिए। तो उस दौरान इस परिस्थितियों में और किस तरह से आपने अपने आप को फोकस्ड रखा, और आज का जो यूथ है जो बहुत जल्दी इन चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि पहले तो मैं जानना चाहूँगा वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपके भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसा वाक़या रहा होगा या ज़रूर आपके उस माहौल में रहे होंगे जब आपके दोस्तों ने भी आपको कहा होगा या आपके ऐसा माहौल रहा होगा, किस तरह से अपने आप को फोकस रखा और कैसे कमिटेड रखा कि नहीं मुझे इससे दूर रहना है। नहीं, आपने जैसे बात बोली है तो उससे एक मेरे को अपना वाक़या याद आ गया था। जी एक बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करीब किया था, जी तो मेरा दोस्त है, अभी भी है, चारों, जी तो नाम नहीं लूँगा, जी। बस वो समझ ही जाएंगे इस वीडियो को देख के। जी। तो हम ऐसे एक ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो फ्राइड चिकन था बीच में और बियर वगैरह लेके बैठे हुए थे वो। तो उस टाइम में हमारे को खाने की थोड़ी थी प्रॉब्लम, और तो जनवरी फरवरी का टाइम रहा होगा शायद। तो उसमें से जैसे जो फ्राइड चिकन था उसकी खुशबू ऐसी आ रही थी, तो मैं रोक नहीं पाया। तो मैंने उसमें से सीधा एक पीस उठाया, तो मेरे एक फ्रेंड ने उसको मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उसने मेरे से बोला, अरे भाई तू ये क्या कर रहा है? मैंने, यार मैं खाऊंगा नहीं। उसने बोला खाएगा जब बियर पिएगा। जब बियर पिएगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो पीता नहीं। तो वो टाइम में मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरे को ये बात भी बोली थी कि तेरे को कोई बोलने वाला नहीं है, पी ले, बियर से होगा क्या, इतना बड़ा शरीर तेरा, कुछ नहीं होगा। तो मैं सही बताऊं तो मैं बियर को नहीं, मैं चिकन को देख के फिसल गया था। तो मैंने बियर पीने के लिए उठा ली थी। चलो ये भी अच्छा था, ऊपर वाले का शुक्र था कि वहां पर हल्ला मच गया था पुलिस वालों का। वो बियर की बोतल छोड़ के जो मैं भागा वहां से, तो आप ये मत पूछो, मैं ऐसे गिरा हूँ वहां पर, ये मेरे घुटने उठने सब छिल गए थे। और भैया ये लगा लो, मैंने ये सोच लिया था अगर पुलिस वालों के हाथ में आ गया तो कोई घर से छुटाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स था नहीं कुछ, और कोई बहाना चाहिए लोगों को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया वो दिन है, आज का दिन है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी से दूध मांगोगे कोई भी नहीं देगा। अगर आप किसी से दारू मांगोगे, बियर मांगोगे, वो खुद अपने आप को बेच के लाके देगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों देखा कितनी खूबसूरत बात विनय जी ने कही कि आज का यूथ जो बहुत जल्दी इस तरफ इंक्लाइंड हो जाता है कि जो जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा नकारात्मक या नेगेटिव रास्ता है उसकी तरफ किस तरह से इंक्लाइंड हो जाते हैं, और अपने आप को फोकस रखते हुए भी अगर आज विनय जी भी चाहते तो विनय जी भी बहुत जल्दी अपने रास्ते से भटक सकते थे, जबकि उनकी पारिवारिक स्थिति एडवर्स थी, उनके फादर इस दुनिया से जा चुके थे और परिवार की जिम्मेवारियों के साथ अगर चाहते तो उस रास्ते से भटक सकते थे। लेकिन अपने फोकस पे, अपने एम पे फोकस करते हुए किस तरह से उन्होंने अपने आप को कमिटेड रखा, और सबसे बड़ी बात कि जो हैबिट शरीर के लिए, समाज के लिए जो अच्छी नहीं है और बॉडी के लिए, अपने परिवार के लिए जो नुकसानदेह है, उन चीज़ों से दूर रहते हुए विनय जी ने जो लाइफ एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरह से चीज़ों से दूर रहते हुए भी अपनी लाइफ को कामयाब और अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और हम सबके लिए सीखने वाली बात है।